तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड नहीं देखा है तो जाकर के आप देख सकते हो। सारे के सारे लिंक आपको इसी वीडियोज के नीचे मिल जाएंगे। तो पार्ट 4 में हम उस दौर पर फोकस करते हैं जहां अंबेडकर और भारतीय वामपंथ का संघर्ष सड़क से संसद तक फैल गया। कम्युनिस्ट पार्टियों ने अंबेडकर की दलित राजनीति को रोकने की संगठित रणनीतियां बनाई। चुनावों और मजदूर आंदोलन में कम्युनिस्टों ने एससीएफ के खिलाफ अभियान चलाए। अंबेडकर ने न सिर्फ सीपीआई को चुनौती दी बल्कि उसकी वैचारिक कमजोरियां उजागर की और यह साबित हुआ कि वामपंथ जाति अंधत्व के बाहर आना नहीं चाहता था। तो आउटलुक इंडिया की रिपोर्ट इसी अवधि को सबसे टकरावपूर्ण और निर्णायक बताती है। पहली बात, एससीएफ का उदय, दलित राजनीति का स्वतंत्र मंच और वामपंथ की बेचैनी। 1942 में अंबेडकर ने एससीएफ मतलब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई। इसका उद्देश्य था कि दलितों को स्वतंत्र राजनीतिक पहचान देना, मजदूर आंदोलन में जाति का सवाल केंद्र में रखना और कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों के जाति अंधत्व को चुनौती देना और सत्ता विवरण में दलितों की निर्णायक साझेदारी। तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का उदय वामपंथ के लिए खतरे की घंटी था, क्योंकि एससीएफ पहली बार दलितों को क्लास नहीं कास्ट आधारित राजनीति का मंच दे रहा था। इससे जो सीपीआई का जो मजदूर वर्ग का जो मोनोपोली था वह टूट गया। तीसरी बात, जो एससीएफ मजदूरों के जाति आधारित शोषण को सामने ला रहा था। चौथी बात, सीपीआई का नेतृत्व जातिगत रूप से उजागर होने लगा था, वह ऊंची जातियों का ही वर्चस्व था। अब सीपीआई की चिंताएं और बढ़ गईं जब एससीएफ का प्रभाव तेजी से फैलने लगा। फिर बात करते हैं सीपीआई की रणनीति, दलितों में अंबेडकर का प्रभाव कम करने की। कम करो प्रभाव दलितों में अंबेडकर का। तो आउटलुक रिपोर्ट में बताया गया है कि सीपीआई ने औपचारिक रूप से यह निर्देश जारी किया कि दलित इलाकों में अंबेडकर का प्रभाव कम करने के लिए उनकी राजनीति को कंट्रोल या काउंटर शब्द सही रहेगा, काउंटर करने की वाली नई गतिविधियां उन्होंने चलानी शुरू कर दी। इसका अर्थ क्या था? दलितों को वर्ग एकता के नाम पर एससीएफ से दूर करो, एससीएफ को विनाशकारी या फिर विभाजनकारी कहकर बदनाम करो, दलित बहुजन समाज के भीतर अंबेडकर के खिलाफ नैरेटिव बनाना और एससीएफ के मुद्दों को कम्युनिस्ट फ्रेम में डिल्यूट करना। सीपीआई का तर्क था यहाँ पर कि दलितों की अलग राजनीति वर्ग एकता कमजोर करेगी, लेकिन अंबेडकर का उत्तर था कि वर्ग एकता तभी संभव है जब जाति टूटे। जाति टूटे बिना आप मजदूरों को एक नहीं कर सकते। 1945-46 के चुनाव में पहला बड़ा राजनीतिक मुकाबला हुआ। 1945-46 के चुनाव में एससीएफ और जो सीपीआई के बीच संघर्ष का पहला बड़ा मंच बने। स्थिति क्या थी? अंबेडकर एक राष्ट्रीय नेता हो गए थे, एससीएफ दलित क्षेत्रों में मजबूत हो गया था, सीपीआई अपने कैडर और यूनियन थे उन्हीं के भरोसे में था। सीपीआई का मुख्य नारा था कि अलग दलित राजनीति मजदूर एकता को तोड़ती है। एससीएफ का जवाब था कि जाति व्यवस्था को न तोड़ने वाले लोग मजदूर एकता की बात कैसे कर सकते हैं। चुनाव के परिणाम क्या हुए? एससीएफ को सीटें मिल गईं, कई जगह सीपीआई पीछे रह गई। श्रमिक बस्तियों में एससीएफ अप्रत्याशित रूप से मजबूत उभरी। इससे सीपीआई का डर बढ़ गया कि दलित नेतृत्व का उभार वामपंथ की राष्ट्रीय राजनीति को हिला देगा। अब जो अंबेडकर थे उनका कम्युनिस्टों पर हमला भी था कि आप क्रांति नहीं सत्ता चाहते हैं। अब यहाँ पर अंबेडकर का आरोप यहाँ पर आता है कि कम्युनिस्टों का उद्देश्य मजदूरों को संगठित करना नहीं बल्कि मजदूरों पर नियंत्रण रखना था। उन्होंने कहा कि मजदूरों की जातिगत पीड़ा सीपीआई को दिखाई नहीं देती। सीपीआई दलित नेतृत्व को स्वीकारने को तैयार नहीं। कम्युनिस्टों में सामाजिक प्रतिनिधित्व असमान है और नेतृत्व कास्ट मोनोपोली का शिकार है। तो अंबेडकर ने सीपीआई की आइडियोलॉजी पर भी चोट कर दी। उन्होंने कहा कि भारत में जो क्रांति चाहिए वह मानसिक और सामाजिक क्रांति है, आर्थिक क्रांति उसके बाद का चरण आना चाहिए। तो यह वामपंथ के खिलाफ पर से एक प्रकार से सीधा हमला था। मजदूर आंदोलनों में टकराव भी यहाँ पर हुआ।
यहाँ पर मिल मजदूर और जो कम्युनिस्ट थे इनके बीच एक प्रकार से टकराव होने लगा। अब जो मुंबई में जो मिल मजदूर थे वो आंदोलन में इन्होंने 3 बड़ी लड़ाइयाँ सामने आईं। पहला था ILP जो अंबेडकर का था, मतलब इंडियन लेबरर्स पार्टी, ये अंबेडकर की थी। और यहाँ पर जो CPI, तो ILP और CPI के बीच, और दूसरी लड़ाई SCF और CPI के बीच, और तीसरी लड़ाई थी मजदूरों के बीच जाति बनाम वर्ग की बहस। अब जो CPI क्या चाहता था, वह चाहता था कि जो जाति का सवाल है उसको पीछे रख दो और मजदूरों को सिर्फ वर्किंग क्लास के रूप में देखा जाए, सिर्फ काम करने वालों के रूप में। लेकिन ज़मीनी हकीकत थी यहाँ पर कि मजदूर एक दूसरे की जाति पूछते थे। कई मजदूर दलित नेताओं के अधीन काम नहीं करना चाहते थे और यूनियनों में जाति आधारित खेमेबंदी होती थी, जिससे सामाजिक दूरी मजदूर संघर्ष को और कमजोर भी करती थी। तो अंबेडकर इस कटु सत्य को उजागर करते थे। CPI इससे असहज हो जाती थी क्योंकि उनका आइडियोलॉजिकल फ्रेम लुटने लगता था। अब यहाँ पर टकराव का चरम देखने को मिलता है, क्योंकि अब यहाँ पर अंबेडकर कहते हैं कि लेफ्ट वांट्स दलित्स एज फॉलोवर्स नॉट लीडर्स। तो अंबेडकर ने कहा कि वामपंथ दलितों को सैनिक बनाना चाहता है लेकिन सेनापति नहीं बनने देता। इस एक वाक्य में CPI की पूरी विचारधारा पर सवाल खड़ा कर दिया गया। इस आलोचना के पीछे ऐतिहासिक तथ्य है, जैसे CPI के नेतृत्व पदों पर दलित बहुमत लगभग नहीं के बराबर थे। निर्णय प्रक्रिया ऊंची जातियों के हाथ में थी पूरी तरह से, और दलित कार्यकर्ताओं को मास मोबिलाइजेशन तक सीमित रखा जाता था। दलितों की राजनीतिक मांगों को क्लास रिड्यूशनिज्म के दौर से दबा दिया जाता था। इसलिए अंबेडकर का तर्क था कि वामपंथी आंदोलन सामाजिक लोकतंत्र नहीं, सामाजिक वर्चस्व का नया रूप बना हुआ है। अब बात करते हैं हम 1952 के चुनाव की। पहला आम चुनाव भारत का आज़ादी के बाद। तो SCF बनाम यहाँ पर CPI है, तो इसमें अंतिम सीधा चुनावी युद्ध यहाँ पर चला। तो 1952 के चुनावों में SCF ने आत्मसम्मान, जाति मुक्ति, आरक्षण, शिक्षा, प्रतिनिधित्व को मुद्दा बनाया। वहीं CPI ने मजदूर एकता, पूंजीवाद विरोध और वर्ग संघर्ष को प्राथमिकता दी। परिणाम क्या हुआ? मिले जुले परिणाम रहे, लेकिन दलित इलाकों में SCF का प्रभाव बढ़ता गया, लगातार वृद्धि होती गई। यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI ने महसूस किया कि अंबेडकर का नेतृत्व मजदूर वर्ग के भीतर कास्ट कॉन्शियसनेस को जागृत कर रहा है। उनकी चिंता थी कि मजदूर जाति के प्रश्न के साथ खड़े होंगे तो यह CPI के नैरेटिव को कमजोर करेगा और वामपंथ का एकीकृत वर्ग का सपना टूट जाएगा। अब अंबेडकर बनाम लेफ्ट, तो जो बौद्ध धर्म की ओर यात्रा उन्होंने अपना अंबेडकर ने शुरू की, और यहीं पर अंतिम निर्णायक मोड़ देखने को मिलता है। कब? 1956 में अंबेडकर का बौद्ध धर्म को अपनाना यह धार्मिक कार्य नहीं था, यह सामाजिक क्रांति का नारा था, जाति के विरुद्ध अंतिम प्रहार था। अंबेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म को इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि यह जाति के बिना नहीं रह सकता। लेकिन यहीं पर वामपंथ का तर्क था कि धर्म परिवर्तन से आर्थिक शोषण नहीं मिटेगा। लेकिन फिर भी अंबेडकर इसका उत्तर देते हैं कि धर्म बदलने से मानव मन बदलता है और मन बदले बिना समाज नहीं बदलता। तो यह बहस दोनों विचारधाराओं को स्थायी रूप से अलग कर देने वाली थी। तो इस सीरीज का जो पार्ट 4 का जो वीडियो है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इस वीडियो में हमने देखा कि SCF का जो उदय है वो वामपंथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। CPI ने संगठित रूप से अंबेडकर की राजनीति को रोकने की कोशिश की और अंबेडकर की राजनीति जाति सत्ता के खिलाफ लड़ रही थी और वामपंथ आर्थिक सत्ता के फ्रेम तक सीमित था। दलित राजनीति और वामपंथ का संघर्ष वैचारिक प्लस राजनीतिक और प्लस सामाजिक स्तर पर हुआ और अंततः अंबेडकर ने इसका निष्कर्ष निकाला कि लेफ्ट इज कास्ट ब्लाइंड नॉट बाय एक्सीडेंट बट इट बाय डिजाइन। अब जो अगले पार्ट 5 में हम देखेंगे कि वामपंथ के भीतर जातिगत संरचना के कैसे काम करती है और जो मैक्सिलेट आंदोलन में कास्ट की क्या भूमिका है और CPI मार्क्सवादी और जो CPM नक्सल ग्रुप्स तीनों में कास्ट की हायरार्की क्या है
और अंबेडकर के बाद दलित राजनीति और वामपंथ का 1960 से 2000 तक का क्या संघर्ष रहा? क्यों वामपंथ दलित समुदायों के बीच स्थायी आधार नहीं बन सका? तो इसके लिए पूरी गहराई से जांच करने के लिए जुड़े रहिए तर्क भारत के साथ। मैं रूप सिंह परिहार आपके लिए इसकी पूरी गहराई तक लेकर जाऊंगा। धन्यवाद।